नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास दोस्तों हम यहाँ तक कर चुके थे, यानी इससे पूरा हम पहले कर चुके थे। मैंने हेडिंग डलवाई थी शून्य कोटि की अवक्रिया। जिसने क्लास 1 देखी होगी वही क्लास 2 देखे, क्योंकि दोस्तों इसमें एक सीक्वेंस होता है केमिस्ट्री में कि पहले का जब तक देखोगे नहीं तब तक आगे का समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे क्लास 2 में। आज करेंगे हम शून्य कोटि की अवक्रिया। शून्य कोटि की अवक्रिया क्या होती है दोस्तों? देखिए, वह अवक्रिया जिनकी कोटि शून्य होती है शून्य कोटि की अवक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की अवक्रियाओं में अवक्रिया की दर अवकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। पॉइंट डालेंगे, छोटा सा एक डालेंगे पॉइंट कि शून्य कोटि अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, एक वेग समीकरण होता है। समाकलित वेग समीकरण माना एक अवक्रिया निम्न है, वो वेग समीकरण यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कैसा समीकरण है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक सूत्र बनेगा जिससे कि हमारे छोटे छोटे सवाल सॉल्व होंगे। माना ए की पावर ए उत्पाद बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ए माइनस एक्स बराबर ए। दर नियम से आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, आर बराबर के की पावर ए। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ए होती है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह उठाएंगे तो के लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह उठा दिया, के लगा दिया। दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे दोस्तों। डिफरेंशियल करने के बाद ए की वैल्यू रखेंगे ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स यहाँ पर रखी हुई है। और फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद डी अपॉन डी टी की वैल्यू 0 हो गई दोस्तों। यहाँ से डी एक्स बराबर मान निकल आया, डी एक्स का मान निकल आया। उसके बाद क्या किया है दोस्तों, देखते चलिए। उसके बाद दोनों तरफ समाकलन करने पर जो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि आप गणित में सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत मत लीजिए, इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन अभी आप गणित में सीखेंगे, परेशान मत होइएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद टी और एक्स बराबर 0 रख दिया है। फिर है एक्स का मान व टी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स और टी का मान समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है दोस्तों, उसमें रखने के बाद फिर है सी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स बराबर के टी, के बराबर एक्स अपॉन टी। यहाँ से हमारा एक वो निकला है, सूत्र निकला है। इस सूत्र से छोटे छोटे सवाल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे अर्धायुकाल, हेडिंग डालिए अर्धायुकाल, जल्दी से डालिएगा। अर्धायुकाल वह निश्चित समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। एक्स बराबर ए अपॉन टी, टी बराबर टी 1/2, के बराबर एक्स अपॉन टी। ठीक है, ऊपर बढ़ेंगे। फिर है यहाँ से टी का वैल्यू रख दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2t 1/2 और एक्स का भी रख दिया a/2 एक्स का भी रख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ से टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए निकल आया है। ठीक है, ये निकल आया है हमारा। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलना है। ठीक है, और देखिए आगे चलते हैं। आपकी हेडिंग है उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि शून्य कोटि की अर्धायुकाल का काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि शून्य कोटि की अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये वाला जो पीछे अभी देखो, ये दिखाता हूँ, ये अर्धकायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, समानुपाती है कि नहीं है, देखो है, यही चीज़ वो बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों, शून्य कोटि अवक्रिया के लक्षण। शून्य कोटि अवक्रिया के लक्षण हेडिंग डालिए दोस्तों जल्दी से। फिर लिखिए, शून्य कोटि अवक्रिया में अवक्रिया का वेग अवक्रिया के कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये इसका ग्राफ बनाया है, जो ऊपर परिभाषा लिखी है उसी का ये ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या है, नंबर 2 पॉइंट डालिए। नंबर 2 पॉइंट में क्या है, शून्य कोटि अवक्रिया की अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, उसका ये ग्राफ बनाया है दोस्तों। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट डालिए। तीसरे पॉइंट में क्या है, शून्य कोटि अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निम्न है, के बराबर एक्स अपॉन टी मोल बट्टे लीटर सेकेंड। तो इसका निकला है के बराबर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पॉइंट डालिए। चौथे पॉइंट में क्या डालेंगे आप, देखिए
शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न समाकलन समीकरण का पालन करती है, के बराबर एक्स अपॉन टी। अब हेडिंग डालिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग, वो वाली हेडिंग आपकी हुई खत्म। अब डालिए हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग में क्या होगा, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे। प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये 3 कोटि की अभिक्रियाएँ होती हैं दोस्तों। ये प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया पहले हेडिंग डालेंगे और इस कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि एक होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा पॉइंट लिखेंगे। माना एक अभिक्रिया निम्न है, यहाँ से सिद्ध करेंगे ए बराबर उत्पाद ए माइनस एक्स टी समय पश्चात। ठीक है, बिल्कुल ये तो ऐसा ही याद करना पड़ेगा। दर समय से या दर समीकरण से आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए आर बराबर के, दोनों तरफ डिफरेंशियल करने के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। डी एक्स की वैल्यू दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन करने के बाद टी बराबर 0 एक्स बराबर 0 रखने के बाद यहाँ से एक सूत्र निकलेगा। इससे बहुत सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, फिर एक्स और टी का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर लॉग सी बराबर लॉग ए निकल आया। यहाँ से सी लॉग ए निकल आया। फिर कहा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर माइनस के लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस के लॉग ए माइनस लॉग ए की ए माइनस एक्स बराबर के टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी। सी को 10 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल के आया के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी समय होता है, आपको सबको पता होगा, और ए और एक्स की वैल्यू हम आपको भी पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अर्धायुकाल, यहाँ से देखिए इसका दूसरा छोटा फॉर्मूला अर्धायुकाल यानी समय निकालने के लिए। ठीक है, ए बराबर एक्स बराबर ए अपॉन 2, टी बराबर टी हाफ। ठीक है, टी बराबर टी हाफ बोल देते हैं और एक्स बराबर a/2 बोल देते हैं। के बराबर जो अभी हमने ज्ञात किया था 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 10 बेस ए अपॉन ए माइनस a/2। ठीक है, फिर यहाँ से ये सारी वैल्यू रख देंगे ऊपर वाली। रखने के बाद यहाँ से नीचे देखते हैं क्या निकला है। देखो यहाँ से के बराबर निकला है। ठीक है, के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। अगर हमको टी हाफ यानी टी समय ज्ञात करना तो टी को इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, और के को नीचे ले आएंगे। ठीक है, यानी कि टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.6932 अपॉन के। ठीक है, अगर टी हाफ हमको ज्ञात पूछ लिया है अगर क्वेश्चन में, या के पूछ रहा है तो है ही है ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है फिर अगली हेडिंग है दोस्तों प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रिया निम्न समाकलन वेग समीकरण का पालन करती है, जो भी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, हम ये चीज़ तो पहले पढ़ा है ना। और दूसरा पॉइंट है प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे कि ये देख रहा प्रथम घात के समानुपाती है, ये ग्राफ उसका। पॉइंट नंबर 3 डालना। ये अभी पढ़ लिया ना दोस्तों, अभी तो ये तो चीज़ पढ़े हैं, फिर से पढ़ना है क्या दोस्तों? ये पॉइंट हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, ये भी ग्राफ वाले पॉइंट, ये ग्राफ वाले। हम आ गए यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जो अभी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्न को सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा जो अभी इससे रिलेटेड है, ये सूत्र निकला था इससे। ठीक है, देखो क्या है। देखो एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगा समय अर्ध परिवर्तन का 10 गुना होता है। टी इतने बराबर टी 10 हाफ दिया है केस फर्स्ट में। ए बराबर 100 और एक्स बराबर 9.9, जो टी के 9.9 लिखा है यहाँ पर। और जो भी समय होता है वो 100 में से होता है। ठीक है, और 100 माइनस ए माइनस एक्स कर देंगे, पूरा वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्या करते हुए आए फिर यहाँ से रखेंगे वो फॉर्मूला जो अभी निकाला था हमने, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स निकाला था। ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ से
इन दोनों का डिफरेंट रख देंगे। ए और ए माइनस एक्स का डिफरेंट हो गया 0.9 और ए की वैल्यू 100 जो हमने ऊपर ली थी वो रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सारी वैल्यू आपको पता चल चुकी है कौन सी वैल्यू किसकी होती है। ठीक है दोस्तों, और सवाल सॉल्व कर देंगे। सवाल सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सवाल सॉल्व किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, पूरा सवाल सॉल्व है यहाँ से, इसके बड़े सवाल होते हैं। देखो दोस्तों, सवाल सॉल्व करने के बाद ये हमारा निकल के आया है 3 ये निकल के आया 0.3010 गुणा 99.9%। ये वाला ऊपर वाला लिख दो या नीचे वाला लिख दो दोस्तों, दोनों में से कोई भी निकलो, दोनों आंसर आपके ठीक सटीक और बिल्कुल सिक्वेंस निकल के आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है दोस्तों, इसको करने का प्रयास करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये दिखा दूँ एक बार थोड़ा देर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसे आप करना। ठीक है, आप खुद करना इसे। सॉल्यूशन भी है और ये आप अब हेडिंग डालिए दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्या। जल्दी से हेडिंग डालिए, अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्या। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में अभिकारक अणुओं की संख्या जिनमें प्रभावी टक्कर हो सके आणविकता कहलाती है। आणविकता एक सिद्धांत अनुमान राशि है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभिक करने के लिए अभिकारक का एक अणु होना आवश्यक है। और आणविकता का मान ना तो ऋणात्मक, नहीं शून्य और ना ही भिन्नात्मक होता है। ठीक है, फिर एकाणुक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक होती है एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये परिभाषा है दोस्तों, लिखते हुए चलूँगा। उदाहरण है PCl5 PCl3 प्लस के PCl2। ये PCl5 था, इसको दो भागों में तोड़ दिया, PCl3 और PCl2 में। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विअणुक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता 2 होती है द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण लिखा है H2 प्लस के I2, ये बनाएंगी 2HI बनाएंगी। ठीक है, और त्रिअणुक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता 3 होती है त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती होंगी। इनके भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। इनके एग्जाम्पल क्या है, 2CO प्लस के O2, 2CO प्लस के O2, 2CO2। ठीक है, 2NO प्लस के O2, 2NO2। अब आप हेडिंग डालिए दोस्तों, आणविकता तथा कोटि में अंतर। आणविकता तथा कोटि में अंतर। ठीक है दोस्तों, इधर डालिए आणविकता, इधर डालिए कोटि। इधर किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में अभिकारक अणुओं की संख्या जिनमें प्रभावी टक्कर हो सके आणविकता कहलाती है। ठीक है, जल्लन एक पॉइंट है। दर समीकरण में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों को योग को कोटि कहते हैं। नंबर 2, आणविकता एक अनुमान राशि है, कोटि एक प्रयोगात्मक राशि है। आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक व जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। आणविकता सदैव पूर्ण होती है और शून्य, भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होते। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण, शून्य, भिन्नात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है। आणविकता अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। आपकी क्लास दोस्तों यहाँ पर होती है ख़त्म दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास 3 में, ये क्लास थी आपकी 2 दोस्तों, ठीक है। ये क्लास 2 थी। अब मिलते हैं क्लास 3 में। आपको कैसा लगा दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल शानदार और धीमे धीमे पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्लास, हर क्लास YT यानी कि यूट्यूब पर मिल जाए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लास आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, बिल्कुल YT पर, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।